दोस्तों इमेजिन कीजिए आप एक घर में रहते हैं जहां आपकी 3-4 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। पर एक दिन सरकार आती है और कहती है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। आपके सारे आईडी प्रूफ, पासपोर्ट वगैरह सब खत्म कर दिए जाते हैं। आपको जानवर कहकर पुकारा जाता है और फिर शुरू होता है कत्लेआम, जहां पूरे के पूरे गांव को जला दिया जाता है। ये कहानी किसी हॉरर फिल्म की नहीं है, बल्कि 10 लाख लोगों की है जिन्हें यूएन ने दुनिया की सबसे बड़ी सताई गई माइनॉरिटी कहा है। आज हम बात करेंगे रोहिंग्या मुस्लिम्स की। क्या ये वाकई में घुसपैठी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या फिर ये एक बड़े पॉलिटिकल गेम का शिकार हुए हैं? सबसे पहले ये जानते हैं कि ये लोग हैं कौन। रोहिंग्या एक एथनो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप है जो सदियों से म्यांमार बर्मा की रैखिन स्टेट, जिसे पहले अराकान कहा जाता था, उसी में रहते हैं। इनका अपना अलग कल्चर और जबान है। इतिहास बताती है कि साल 1799 के ब्रिटिश रिकॉर्ड में भी रोहिंग्या नाम का जिक्र मिलता है, जो वहाँ के पुराने बसने वाले मुस्लिम्स थे। म्यांमार की सरकार आज इन्हें बंगाली कहती है, पर सच ये है कि इनका रिश्ता उस जमीन से उतना ही है जितना किसी और का है। अब बात आती है कि म्यांमार से इनको क्यों निकाला जा रहा है। रोहिंग्या लोगों को म्यांमार से निकाले जाने की असल वजह कोई एक हादसा नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी नफरत है, नए कानून और सिलसिलेवार हिंसा का नतीजा है। सोर्सेज के मुताबिक इसके पीछे 5 बड़ी वजह हैं। नंबर 1, साल 1982 का सिटीजनशिप लॉ। सबसे बड़ी वजह म्यांमार की साल 1982 का कानून था, जिसने 135 एथनिक ग्रुप्स को तो पहचान दी, पर रोहिंग्या को बाहर निकाल दिया। म्यांमार की सरकार ने दावा किया कि ये लोग साल 1823 यानी पहली एंग्लो बर्मा वार के बाद आए हैं और ये इलीगल इमिग्रेंट्स यानी घुसपैठियां हैं, जबकि रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये सदियों से वहीं रह रहे थे। दूसरा है रिलीजियस नेशनलिज्म। म्यांमार की मिलिट्री ने बर्मीज नेशनलिज्म और थिरावाडा बुद्धिज्म को मिलाकर ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि म्यांमार सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए है। रोहिंग्या मुस्लिम्स को फॉरनर या फिर खतरा बताया गया ताकि देश के बाकी लोगों को मिलिट्री रूल के पीछे यूनाइट किया जा सके। नंबर 3, 2017 का मिलिट्री ऑपरेशन। 25 अगस्त 2017 को म्यांमार की आर्मी ने एक भयानक क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में हजारों लोगों को गोली मारी गई और कत्ल किया गया। कम से कम 288 गांव पूरी तरह या आधे जला दिए गए। औरतों के साथ बड़े पैमाने पर रेप और बदसलूकियां की गई। यूएन ने इसे एथनिक क्लिनजिंग यानी नस्ली सफाया का नाम दिया। नंबर 4, डिह्यूमनाइजेशन। रोहिंग्या लोगों को नोवा कालर यानी जानवर जैसा कहकर पुकारा जाता था ताकि उनके खिलाफ हिंसा को सही ठहराया जा सके। उन्हें एजुकेशन और बेसिक राइट्स से महरूम रखा गया ताकि वो हमेशा कमजोर रहें। नंबर 5, पुरानी दुश्मनी। हिस्ट्री में भी इन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश हुई थी। साल 1971 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की जंग चल रही थी, तब भी म्यांमार ने 2 लाख मुस्लिम्स को फोर्सफुली निकाल दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि मुस्लिम्स की तादाद बुद्धिस्ट से ज्यादा हो जाएगी। रियलिटी वर्सेस प्रोपेगेंडा। अब यहाँ बात आती है कि रियलिटी वर्सेस प्रोपेगेंडा की। म्यांमार सरकार का दावा है कि वो मिलिटेंट से लड़ रहे थे, पर रियलिटी क्या थी? रियलिटी थी अब्दुल हलीम जैसे लोग जो अपनी बूढ़ी माँ को पीठ पर लादे 3 दिन तक पैदल चलकर बांग्लादेश पहुंचे, क्योंकि उनका गांव जला दिया गया था। रियलिटी थी वो माँ जिसने अपने बच्चों को निमोनिया से खो दिया, क्योंकि जिस आइसलैंड पे वो डर की वजह से ठहरे हुए थे वहां पर कोई इलाज नहीं था। सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ नफरत फैलाई गई ताकि इनके कत्ल को जस्टिफाई किया जा सके। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि इंडिया में रोहिंग्या रेफ्यूजीज का क्या हाल है। यहाँ पे भी ये लोग सुकून से नहीं हैं। इनके लिए बहुत सारी परेशानियां हैं। सबसे पहली परेशानी है अरेस्टिंग और डिटेंशन। इंडिया में कई रोहिंग्या रेफ्यूजीज को कानूनी दस्तावेज न होने की वजह से अरेस्ट किया गया है और उन्हें डिटेंशन कैंप्स में रखा जा रहा है। नंबर 2, देश निकाला। अगस्त 1925 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया से बड़ी संख्या में रोहिंग्या रेफ्यूजीज को बाहर निकाला गया। उन्हें वापस उन्हीं हालात में भेजा जा रहा है जहां से वो अपनी जान बचाकर भागे थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। रोहिंग्या औरतें और बच्चियां अक्सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाती हैं। एक बेहद दर्दनाक रिपोर्ट के मुताबिक यंग रोहिंग्या लड़कियों को जम्मू में नॉन मुस्लिम मर्दों को बेचा जाता है, क्योंकि उनके पास कोई लीगल रिफ्यूजी स्टेटस का दस्तावेज नहीं होते। वो हमेशा डर के साए में रहते हैं और उन्हें हेल्थ केयर या एजुकेशन जैसी फंडामेंटल फैसिलिटी मिलना मुश्किल होता है। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्स इसके ऊपर क्या है। आज लगभग 10 लाख बांग्लादेश के कुतुपालोंग कैंप में रह रहे हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है, पर वहां भी सुकून नहीं है। फंडिंग कट होने की वजह से खाने की कमी है, बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल रही है
और गैंग्स का खतरा बढ़ रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर द गैम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जेनोसाइड का केस किया है। यूएस और कनाडा ने भी इसे जेनोसाइड माना है। पर क्या सिर्फ लेबल देने से जिंदगी बदलेगी? तो दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूंगा, रोहिंग्या क्राइसिस एक धर्म की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की हार है। अगर आज हम एक पूरी नस्ल को मिटाए जाते हुए देखते हैं तो कल इतिहास हमसे सवाल करेगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या किसी इंसान से उसकी पहचान छीनना सही है? क्या एक बच्चे का कसूर सिर्फ ये है कि वो गलत बॉर्डर पे पैदा हो गया? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।